जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2023 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है तीसरा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो आगे वाला पार्ट है, यानी जो तीसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने ओनली 50 क्वेश्चन को देखा था। तो 50 क्वेश्चन हमारे अभी शेष बचे हुए हैं, तो आज उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हमने जो भी क्वेश्चन रखे हैं वो आपके हूबहू यूजीसी नेट जीआरएफ में आने वाले क्वेश्चन के जो है आधार पे बनाया गया है। और जो यूजीसी नेट जीआरएफ का जो लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, या कहाँ पे जो है आपको किस सेक्शन से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, कहाँ से आपके इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। और क्वेश्चन का लेवल भी लगभग उतना ही रखा गया है। जो है आप लोग का कमेंट भी जो आता है, उससे पता चलता है कि जो है आप लोग जो है इस लेवल से काफ़ी सेटिस्फाई दिख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है आने वाले जो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ये लगातार चलेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक ये सेशन लगातार कंटिन्यू रहेगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर लगाइए और रिविजन कीजिए। यही दो तीन चीज़ें जो है जो बातें हैं, जो आपको सफलता जल्दी ही दिलाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आगे आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमने लगभग ये 50 क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक बर्नहार्ड वार्नियस तक कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो टेलियोलॉजी की अवधारणा थी, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन दिया गया है हमबोल्ट के द्वारा, रिटर के द्वारा, आस्कर कैसल के द्वारा, विडाल्डिला ब्लास के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो टेलियोलॉजिकल जो है अप्रोच था, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो टेलीलॉजिकल जो अप्रोच था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो प्रतिपादित किया गया था आपका कार्ल रिटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये मानते थे कि ये गॉड को बहुत ज्यादा मानते थे। कार्ल रिटर ये कहते थे कि जो है ये जो है दुनिया में जो कोई भी चीज हम देखते हैं, तो उसका एक सिस्टमेटिक वे में हमें दिखाई देता है। हर चीज एक सिस्टम के रूप में कार्य कर रही है। कोई भी जो है ऐसा नहीं कि कोई जो है विदाउट जो है सिस्टमेटिक, यानी बेतरतीब ढंग से बनाएगी। हर चीज जो है बहुत ही जो है साइंटिफिक एवं सिस्टमेटिक मैनर में बनाई गई है। और इतना साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में अगर कोई चीज बनाई गई है, तो जो है स्वाभाविक सी बात है कि ये गॉड ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अवधारणा किसका था? कार्ल रिटर का था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इमैनुअल कांट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कि कांट का मानना था कि भूगोल प्राकृतिक दुनिया के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित एक अनुशासन था। उन्होंने तर्क दिया था कि किसी स्थान का भूगोल उसके भौतिक वातावरण से आकार लेता है। तीसरा है, कांट का जो है भौगोलिक क्षेत्र के अपने विचार के लिए जाना जाता है, जो किसी विशेष स्थान के बारे में ज्ञात सीमाओं को संदर्भित करता है। तो आपको बताना है जो इमैनुअल कांट थे, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि कांट का मानना था कि भूगोल प्राकृतिक दुनिया के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, उन्होंने बताया था कि जो है किसी भी स्थान का जो ज्योग्राफी है, यानी भूगोल जो है उसके वातावरण से प्रभावित होता है। तो बात सही है कि जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा उसी प्रकार की वहाँ पे ज्योग्राफी जो है क्या होती है, इवॉल्व, यानी जो है विकसित होती है। और तीसरा क्या है कि ये अपने विचार पे जो है, हमने पढ़ा भी था, जो है लास्ट वीडियो में देखा भी था कि क्वेश्चन, जो कांट महोदय थे, वो जो है कोई भी थॉट्स लेते थे अपने मन में, यानी कल्पना करते थे, और उसको क्या कर देते थे, यानी कोई भी जो है इमेजिनेशन करते थे, और बाद में उसको एक जियोग्राफिकल थॉट के रूप में बदल देते थे। तो ये भी बात क्या है इनके बारे में सही है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैराडाइम है, प्रतिमान है, जो भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक्सपीरियंस यानी अनुभवजन्य अवलोकन और साइंटिफिक मैनर का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक महत्व पर जोर देते हैं। यानी कौन सा ऐसा जो है इसमें उपागम जो है अप्रोच है, कौन सा ऐसा पैराडाइम है जो ये बताता है क्या कि वो लॉजिकल वे में बात करता है, वो साइंटिफिक मैनर में बात करता है, और साथ ही साथ ह्यूमन के एक्सपीरियंस को ज्यादा फोकस करता है। ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म, व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, मानवतावाद ह्यूमनिज्म, और
संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ए, प्रत्यक्षवाद। यानी प्रत्यक्षवाद की प्रणेता कौन है? आगस्ट काम्टे महोदय हैं, ठीक है। और प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? प्रत्यक्षवाद जो है धर्म और साइंस के बीच में क्या करता है? अंतर क्रिएट करता है और एक बॉर्डर लाइन खींचता है। धर्म का काम अलग है और साइंस का अलग है, और यहीं से ज्योग्राफी को एक जो है एक साइंटिफिक मैनर में क्या किया जाना जो है कंसीडर किया जाने लगा था। यानी वर्ल्ड में जो है ज्योग्राफी को साइंस माना जाने लगा था जब से प्रत्यक्षवाद किसमें आया था? ज्योग्राफी में इवॉल्व हुआ था। क्योंकि ये किसी प्रकार की जो है जो किंवदंतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको क्या करता है? दरकिनार करता है। और जो भी चीजें हैं जिसको हम साइंटिफिक वे में और ह्यूमन के एक्सपीरियंस से, यानी जो सामने आपके प्रत्यक्ष रूप से देखी जा रही है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी को ये ज्योग्राफी में क्या कहता है? स्थान देने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक यानी जो है यूनानी भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम, यहाँ पर ज्योग्राफर दिए हैं यूनानी, आपको बताने हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है एनेक्सीमेंडर, हेरोडोटस, हिप्पारकस, इरेटोस्थनीज। दूसरा है हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, हिप्पारकस, एनेक्सीमेंडर। सी है एनेक्सीमेंडर, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस। और डी है एनेक्सीमेंडर, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, हिप्पारकस। तो आपको बताना है कि इसका इनका ऑर्डर कौन सा सही है। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पहला यानी सॉरी डी यानी एनेक्सीमेंडर, इसके बाद हेरोडोट्स, इसके बाद इरेटोस्थनीज और हिप्पारकस। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चाहे वो ग्रीक की बात किया जाए जो है, और या बात किया जाए रोमन की, अरब की बात की, अरब से तो आज तक नहीं पूछा है, जर्मन से पूछता है, जर्मन से पूछता है, ठीक है। और ब्रिटेन, ब्रिटिश वाला याद रखना है। और यूएसए की जो है यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ के ज्योग्राफर को याद रखना है, ठीक है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। अगला है कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम्बोल्ट एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और प्रकृतिवादी थे, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका के में प्राकृतिक दुनिया की खोज और दस्तावेजीकरण किया। पहला कह रहा है कि हम्बोल्ट जो है जर्मनी के थे, जिन्होंने काफी जो है रिसर्च किया है किस एरिया में? साउथ अमेरिका में। उन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों की अवधारणा पेश की जो समान भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं। हम्बोल्ट के काम ने चार्ल्स डार्विन और अन्य प्राकृतिकवादियों और वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। तो इसमें बताना है हम्बोल्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन बिल्कुल राइट है कि हम्बोल्ट जो है जर्मनी के थे और इनका जो सबसे ज्यादा रिसर्च है वो साउथ अमेरिका में थे। साउथ अमेरिका में काफी जो है क्या किया, खुद का एक्सपीरियंस किया। ये जो है एंडीज पर्वत पे गए, एंडीज पर्वत की वनस्पतियों को देखा, एंडीज पर्वत के जो है धरा जो है एंडीज पर्वत का जो फुट हिल्स होता है, यानी जो जहाँ से शुरुआत होती है एंडीज पर्वत की धरातल से, वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वेजिटेशन अलग है। उसके बाद एंडीज पर्वत के ऊपर गए, चिमरेजर ज्वालामुखी के अंदर ये घुस गए, ठीक है। उसके बाद में वहां पर अध्ययन किया। साथ ही इन्होंने इन्हीं के नाम पर जो है जो पेरू जलधारा है, पेरू जो है करंट्स है, जो ठंडी करंट पेरू करंट्स है, उसको जो है इन्होंने अपना नाम दिया, उसकी खोज की इन्होंने, उसका नाम हम्बोल्ट जलधारा रखा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है कि जो है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 1769 से 1859 तक है, और 1859 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसी समय जो है पूरे वर्ल्ड में एक जो है किताब आई थी जो काफी जो है हिट हुई, जिसका नाम था जो है डार्विन की जो पुस्तक आई थी, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये काफी पॉपुलर था और ये कहीं ना कहीं जो पुस्तक थी किससे प्रभावित थी? आपके हम्बोल्ट से प्रभावित थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। लेकिन इससे कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि शेफर ने अनुभवजन्य डेटा और टिप्पणियों को एकत्र करने के साधन के रूप में भूगोल में फील्ड वर्क की अवधारणा दी। हार्टसॉन ने भूगोल में व्यवस्थित क्षेत्रीय विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया। शेफर और हार्टसॉन दोनों ने भूगोल में मात्रात्मक तरीकों के विकास में योगदान दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर क्या है, राइट है। तो भूगोल में फील्ड वर्क का मतलब यही होता है कि आप क्या करें कि आप जो है फील्ड में जाएं और डेटा कलेक्ट करें। तो ये बात बिल्कुल सही है। हार्टसॉन ने भूगोल में व्यवस्थित क्षेत्रीय विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया। ये भी बात क्या है, हार्टसॉन का सत्य है। और शेफर और हार्टसॉन दोनों क्या थे? मात्रात्मक तरीकों का भूगोल में उपयोग करने पर जोर देते थे। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? नहीं, नॉट का चश्मा यहाँ पर आपको देखना है। पहला है नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसॉन, जियोग्राफिका जेनेसिस वारेनियस, कॉस्मोस हम्बोल्ट और अडकुंडे रेटजल। तो आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसॉन की है, जियोग्राफिका जेनेसिस वारेनियस की है,
कॉस्मोस किसकी पुस्तक है? हम्बोल्ट की है। और अडकुंडे किसकी पुस्तक है? रिटर की है, ना कि रेडजल की। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द डी। अगला है कि जीआईएस का जो है फटीक वर्णन करता है। ये पूछ रहा है कि जो जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है, उसका क्या काम है? तो पहला है जीआईएस का उपयोग जियो स्पेशियल डेटा के मानचित्रण और विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। दूसरा है जीआईएस का उपयोग जियो स्पेशियल जो है एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए किया जाता है। जीआईएस का उपयोग जो है डेटा मैनेजमेंट और कई डेटा स्रोतों के एकीकरण इंटीग्रेशन के लिए किया जाता है। जीआईएस का मुख्य रूप से उपयोग पर्यावरणीय डेटा के रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो है जीआईएस के बारे में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि जीआईएस का उपयोग क्या किया जाता है? जो जियो स्पेशियल डेटा होता है, उस डेटा को लेते हैं और हम क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं, यानी मानचित्रीकरण करते हैं। दूसरा भी सही है कि ये क्या करता है कि जियो स्पेशियल डेटा की एनालिसिस करता है और एक मॉडल भी तैयार करता है। तीसरा भी राइट है कि जीआईएस क्या करता है? डेटा का बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करता है। लेकिन चौथा गलत है कि जो है जीआईएस मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल डेटा लेता है रिमोट सेंसिंग के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है? गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर 1, 2 एंड 3, क्योंकि आपको यहाँ बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला यहाँ पर कुछ जीआईएस सॉफ्टवेयर दिए हैं और यहाँ पर उसका डेवलपर का नाम बताना है, ठीक है? क्योंकि जीआईएस जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं जीआईएस के लिए जो है आर्क जीआईएस एक आता है, तो आर्क जीआईएस जो पहला आर्क इन्फो है उसको मैं क्या करता हूँ? यूज करता हूँ। तो अलग अलग जीआईएस के सॉफ्टवेयर होते हैं, आर्क जीआईएस हो गया, क्यू जीआईएस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है ऑटोकैड हो गए। तो ये सब जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं जिसका उपयोग करके आप क्या करते हैं? मैप बनाते हैं। जो आप मैप देखते हैं सब सॉफ्टवेयर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है? तो पहला है आर्क इन्फो, ठीक है? क्या है? आर्क इन्फो। तो आर्क इन्फो को का डेवलपर कौन है? ये है ESRI, ठीक है? फिर दूसरा है ऑटोकैड मैप। ऑटोकैड मैप जो सॉफ्टवेयर इसका निर्माण किसने किया है? ऑटो डेस्क ने किया है, ठीक है? और सी है जियो मीडिया। जियो मीडिया का जो है इंटरग्राफ ने किया था और इर्सी का जो है निर्माण क्लार्क लैब्स ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जा रहा है? 2, 3, 4, 1। ये 2, 3, 4, 1 यानी ये सी नंबर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। ये सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है कि IRS एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। सूर्य तुल्यकालिक मतलब सन सिंक्रोनस, क्योंकि जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सन सिंक्रोनस, ठीक है? एक क्या होता है? सन सिंक्रोनस, एक होता है जियो सिंक्रोनस। तो जो सन सिंक्रोनस जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं कि वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल क्या करते हैं? मूव करते हैं। वो क्या करते हैं? नॉर्थ पोल टू यानी पोल टू पोल मूव करते हैं। और हाइट उनकी कितनी होती है? 700 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो पहला कह रहा है कि जो IRS है यानी इंडियन रीजनल सैटेलाइट है, भारत का सैटेलाइट जो है, वो कह रहा है कि एक जो है सन सिंक्रोनस यानी सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और फिर कह रहा क्यों ऐसा जो है ये सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है? क्योंकि सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह यानी सन सिंक्रोनस जो होते हैं वो 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। और ये इसकी क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई भी व्याख्या वाला क्वेश्चन देखें तो पहले असर्शन को पढ़ें, फिर रीजन को पढ़ें, और यहाँ पर बिकॉज यानी क्योंकि पर क्योंकि लगाएं और पूछें कि जो है क्या देखें सही है कि नहीं। जैसे मैंने IRS ये है, IRS एक सन सिंक्रोनस उपग्रह है, बात बिल्कुल सही है। और सन सिंक्रोनस उपग्रह जो होते हैं इतने ऊंचाई पे उड़ते हैं, ये भी बात सही है। अब ये क्यों सन सिंक्रोनस ऐसे पूछिए, प्रश्न कीजिए कि IRS जो है वो क्यों ऐसा है, तो अब आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर काम करता है या उड़ान भरता है, ठीक है? तो इसलिए ए भी सही है, आर भी सही है, और AR का जो है क्या करता है? सही एक्सप्लेनेशन निकल रहा है, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि समय के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है? टाइम के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या चेंज हो रही है, ये घट रही है या बढ़ रही है, तो उसको किसके माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसके माध्यम से दिखाते हैं? बार ग्राफ से, रेखा ग्राफ से, आयत चित्र से, हिस्टोग्राम से, या पाई आरेख से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? मान लीजिए यहाँ जनसंख्या है और यहाँ पर ईयर है। जनसंख्या मान लीजिए 1000, 2000, 3000 है, 2001, 2002, 2003। मान लीजिए जनसंख्या लगातार बढ़ रही है,
तो हमने क्या किया, रेखा रेखीय जिला कहीं पर घट गया तो घटा दिया, कहीं बढ़ गया तो बढ़ा दिया। तो ये क्या है, पॉपुलेशन में चेंज जो दिखाने का सबसे अच्छा तरीका वो क्या है, रेखा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो कोस्टल प्लेन है इंडिया में देखा जाए, ये वाले जो कोस्टल प्लेन है इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पहला है कि वह भूमि की संकीर्ण पट्टियां हैं जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के पास स्थित हैं। बात बिल्कुल क्या है, सही है। ये संकीर्ण है, काफी क्या है, नैरो है, जो ईस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं और वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। वह तलछटी चट्टानों से बने होते हैं जैसे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो ये भी बात क्या है, सही है कि ये तलछटी चट्टानें जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। तो ये भी बात सही है। उन्हें समुद्र तटों, लैगून और मुहानों की उपस्थिति है। बिल्कुल बहुत सारे इधर लैगून है, चाहे वेवनाड की बात किया जाए केरल की तरफ, या चिल्का झील की बात किया जाए उड़ीसा की तरफ बात किया जाए। भारत में वो कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों के स्थान है, जितने भी बंदरगाह हैं वो कोस्टल प्लेन के पास ही हैं। चाहे बात करें विशाखापत्तनम की बात कर लें, यहाँ पर पारादीप की बात कर लिया जाए, मार्मुगोवा की बात कर लिया जाए, ठीक है। जो केरल में जितने भी बंदरगाह हैं, कर्नाटक में जो बंदरगाह हैं, तो सारे क्या हैं, इसी दोनों कोस्टल प्लेन में है। तो इसके जितने भी ऑप्शन हैं, यानी डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी क्या है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोने का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो एक ही स्थान है, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में जो कोलार की खान है, जो एक हट्टी रीजन है। केजीएफ तो मूवी आप लोगों ने देखी थी, कितना हिट हुआ था केजीएफ, ठीक। तो उसमें भी कोलार माइन, कोलार गोल्ड फील्ड को दिखाया गया है, एक जो है कि ऐसे यहाँ पर कुछ होता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कोयला कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है बड़गांव, भरूच, बीकानेर, गारो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों स्थान में से कोल कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भरूच, यानी जो गुजरात में भरूच है, ठीक है, वहां पर कोयले की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर एक तरफ जो है हाइड्रो जो है इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, जो जल विद्युत दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है रिवर प्रोजेक्ट की, किस रिवर प्रोजेक्ट पे कौन सा जल विद्युत बनाया गया है। तो आइए इसको हम लोग मैच कराते हैं। नागार्जुन, इडुक्की, हीराकुंड, सरदार सरोवर, परिवारी नदी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, ये पेरियार नदी होगा। ये परिवार लिख गया है, पेरियार कर लीजिएगा आप लोग। हीराकुंड कहाँ पर है, महानदी पर उड़ीसा में। और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर गुजरात में है, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, इडुक्की पेरियार नदी केरला में, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में, सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3142, 3142 यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही जो है एफर्सन रीजन का है। तो पहले हम एफर्सन पढ़ेंगे, फिर रीजन पढ़ेंगे, फिर जो है क्योंकि का प्रश्न पूछेंगे। पहला है कि भारत प्राकृतिक रबर का निर्यात नहीं करता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि भारत प्राकृतिक रबर का निर्यात नहीं करता है। फिर कारण कह रहा है कि भारत की प्राकृतिक रबर की लगभग 97% मांग घरेलू उत्पादन से पूरी होती है। ये भी बात सही है। अब प्रश्न कीजिए कि जो पहला ऑप्शन है ये सही है कि नहीं है, कि भारत प्राकृतिक रबर का निर्यात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि भारत में जो है जो घरेलू उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में है, और वो ज्यादा भी नहीं है, वो भारत के लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए भारत क्या करता है, प्राकृतिक रबर का निर्यात नहीं कर पाता है। यानी पर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और उसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी आसानी से कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि जो है आपको चार जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इस स्टेटमेंट के बारे में बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो बिल्कुल क्या है, ट्रू है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ये भी बात सही है कि महानदी अपना उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये फाल्स है, क्योंकि भ्रंश घाटी से दो तीन नदियां बहती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश भूमि से घिरा हुआ है। ये बात जो है गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है कोस्टल रीजन से भी लगता है, समुद्र से इसकी सीमा लगती है, भूमि से घिरा नहीं है, यानी लैंड लॉक नहीं है। तो कौन सा इसमें कह रहा है कि सही है, तो सही क्या है, 1 और 2, यानी 1 सत्य है, 2 भी सत्य है।
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन होगा आपका क्या, डी। देखिए क्योंकि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें आपको क्या कराना है, मैच कराना है, ठीक है। तो अगर हम जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगर आप जो है बात करते हैं हिमालय रीजन से गंगा की तरफ मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो पहले क्या पड़ता है, भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद क्या पड़ेगा, खादर, और खादर के बाद क्या पड़ेगा, सॉरी बांगर पड़ेगा, फिर खादर पड़ेगा आपका। ये क्या ये सीक्वेंस सही है? आप लोग पहले क्या पड़ेगा आप बताइए। सबसे पहले क्या पड़ता है, भाबर पड़ता है, भाबर के बाद क्या पड़ता है, तराई रीजन पड़ता है, ठीक है। और तराई के बाद क्या पड़ता है, खादर, फिर बांगर। ये सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये सही है, खादर उसके बाद से बांगर, ठीक है, ये सही है। पहले है भाबर, तराई, खादर और बांगर, ठीक है, ये उसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर उसकी विशेषता पूछा गया है, ठीक है। तो भाबर क्या होता है, भाबर ये होता है जहाँ पर जो नदियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या हो जाती हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो इनका इसमें जो है जब नदियाँ आती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी पोर्स जो है यहाँ पर पोरस बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, जो रंध्र होते हैं बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, इसलिए जो नदियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो भाबर क्या हो जाएगा, जलधाराओं का लोप। तराई रीजन क्या होता है, तराई रीजन मच्छर जनित बीमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि तराई में पुनः क्या हो जाता है, ये भाबर का जो जल है, नदियाँ हैं वो तराई रीजन में आकर बाहर निकलती हैं। और जो है खादर क्या होता है, भांगर क्या होता है, भांगर पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र होता है और खादर नवीन जलोढ़ वाला मृदा होता है जहाँ पर फसलों की कटाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी डी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये कह रहा है कि आर्यल सिंह ने भारत को 10 जलवायु प्रकार में विभाजित किया, 18 डिग्री समताप रेखा के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पश्चिम हिमालय की जलवायु के बारे में बात की, और डीएफसी एक प्रकार की जलवायु बताया आर्यल सिंह ने जो कहाँ पर है, पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है, वो काफी क्या होती है, ह्यूमिड होती है। तो आपको बताना है कि आर्यल सिंह के बारे में स्टेटमेंट क्या सही है। देखिए यहाँ पर आर्यल सिंह सहित जो है इंडिया का जो क्लाइमेटिक रीजन है उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो आइए देखते हैं। आर्य सिंह ने भारत को 10 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए आर्य सिंह ने 18 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है आधार माना था, ये भी बात सही है। पश्चिमी हिमालय के लिए इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को शामिल किया। और डीएफसी जो कि अरुणाचल प्रदेश की जो है देखा जाए सहित जो है जो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके लिए जो है जलवायु का एक प्रकार इन्होंने बताया था डीएफसी को। और उसको क्या बताया था कि ये काफी आर्द्र रहता है, क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून बहुत तेजी के साथ वर्षा करता है। जो आप जानते हैं कि जो है मेघालय में जो रीजन है मेघालय में, यानी जो चेरापूंजी और मासेराम, वो भारत की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर दिया है 71 में, एक तरफ कुछ कंसेप्ट दिए हैं ये, और उसके ज्योग्राफर के नाम बताना है। तो ये मानसून की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिया गया है और उसी में ज्योग्राफर का नाम दिया गया है। तो हैली ने क्या किया था, हैली का क्या था, थर्मल डिफरेंशिएशन यानी तापीय यानी जो उसमें अवधारणा था किसका, हैली महोदय का। इन्होंने बताया था कि भारतीय जो मानसून है वो महासागर और स्थल दोनों भागों के तापमान में अंतर का मात्र परिणाम है, ठीक है। लेकिन बाद में इनकी बात को काटा गया फ्लोन के द्वारा और इन्होंने क्या दिया, आईटीसी जेट की अवधारणा दी थी, ठीक है। उसके बाद में एक आए इन महोदय ने जेट स्ट्रीम के बारे में बताया। उसके बाद में एक वाकर महोदय आए जिन्होंने सदर्न ऑसिलेशन यानी दक्षिणी दोलन के बारे में बात की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवृद्धि प्लेट परिसीमा का उदाहरण है। अभिवृद्धि को समझ सकते हैं कि जहां पर प्लेटों के कारण जो है वहां पर क्या होगा, प्लेटों में वृद्धि होती है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लेटों का निर्माण होगा, एक तरीके से देखा जाए एक्रीडिशन होगा प्लेटों का, ठीक है। तो किस रीजन में आपका जो प्लेटों का विस्तार हो रहा है, ठीक है, हिमालय रीजन में, मध्य अटलांटिक कटक में, अल्पाइन भरंस में, कॉर्डिलेस पर्वत में। तो राइट आंसर क्या है,
राइट आंसर हो जाएगा बी, कि मध्य अटलांटिक कटक में क्या होता है कि दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसके कारण आंतरिक भाग में दबाव कम होने के कारण यहाँ पर मैग्मा बाहर आता है और समुद्री क्षेत्र में जमकर नई प्लेट का निर्माण करता है, जिसे बोला जाता है हिंदी में अभिवृद्धि या इंग्लिश में एक्रीडिशन प्लेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि जो मास मूवमेंट है यानी बृहद संचलन है, उसमें उसके मूवमेंट में जल की मात्रा घटने पर सही क्रम क्या होगा। यानी जो मास मूवमेंट होता है, तो मास मूवमेंट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है स्लोप जो स्लोप के कारण, ठीक है, और दूसरा इसमें अगर वाटर रहता है तो इसका मूवमेंट कम या ज्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि किस मास मूवमेंट में अगर जल की मात्रा की बात किया जाए, तो जिसमें जल की मात्रा के आधार पर आपको बताना है कि घटता क्रम क्या होता है। तो सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक होता है मड फ्लो, इसमें जल की मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो है मड फ्लो पहले होगा, और उसके बाद में देखा जाए तो उसके बाद क्या होता है, अर्थ फ्लो होता है, इसमें जल की मात्रा मड फ्लो की तुलना में कम होती है। उसके बाद क्या होगा, डेब्रिस फ्लो होगा, और लास्ट में क्या होगा, ये जो है शुष्क प्रवाह होगा। यानी 3-1-4-2, 3-1-3-1-4-2, यानी सी इज द राइट आंसर। पहले क्या होगा, मड फ्लो होगा, फिर क्या होगा, अर्थ फ्लो होगा, फिर डेविलिस फ्लो होगा, और उसके बाद में ड्राई जो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, उसकी बात किया था। यानी सबसे अधिक जो वाटर का कंटेंट होता है वो मड फ्लो में होगा, और सबसे कम क्या होगा, शुष्क में होगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी देख सकते, इसको क्या कर सकते हैं, स्मार्टली तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अक्षय के बारे में, फिजिकल वेदरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह बड़ी चट्टानों का छोटी चट्टानों में विखंडन होता है। टेम्परेचर डिफरेंशिएशन यानी ताप विभेद एक प्रमुख फैक्टर है। यह चट्टानों का स्वास्थानी विघटन है, यानी उसी स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं। और जल तथा जलवाष्प प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताना है कि जो आपका जो है फिजिकल वेदरिंग होता है, उसका कौन कौन सी बातें उसके बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह बड़ी चट्टानों का छोटी छोटी चट्टानों में विखंडन हो जाना। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो फिजिकल वेदरिंग में ये क्या होती है, इसमें क्रैक्स पड़ जाती हैं, धीरे धीरे कई भागों में टूट जाती है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। दूसरा है टेम्परेचर डिफरेंशिएशन है, ताप विभेद एक प्रमुख कारक है। ये भी बात सही है कि दिन में टेम्परेचर हाई होता है और शाम को यानी रात में कम हो जाता है, और हाई और कम के कारण क्या होता है, ताप में डिफरेंशिएशन आता है। तो चट्टानें क्या होती हैं, पहले फैलती हैं फिर सिकुड़ती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो इसे करते करते जो चट्टानों के जो बंधन होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और बाद में वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। यह चट्टानों का स्वास्थानी विघटन है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि स्वास्थानी विघटन केमिकल वेदरिंग में ज्यादा होता है। और जल तथा जलवाष्प प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये भी बात सही नहीं, क्योंकि जल और जलवाष्प सबसे अधिक भूमिका किसमें निभाते हैं, केमिकल वेदरिंग में। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों को प्रभावित कर रहा है। कारण कह रहा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उसको प्रभावित कर रहा है। जैसे मान ली दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। अब दूसरा ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। ये भी बात सही है कि दोनों की बर्फ पिघल रही है और जो समुद्र का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब पहला ऑप्शन को पढ़कर पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। यानी ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों को प्रभावित कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि जो है बर्फ पिघलने के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जब बर्फ पिघलती है तो बड़े बड़े जो हिमखंड हैं वो समुद्री मार्गों में जो है आ जाते हैं, और समुद्री क्षेत्र में जहाँ से व्यापार होता है, जो शिप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपका जो है ये क्या है कि ये आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है वर्षण दक्षता अनुपात यानी प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ये किसका है, ये CW थॉर्नवेट का है। तो ये कह रहा है कि जो PE है यानी प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स है, उसकी गणना है किस सूत्र का प्रयोग किया था, फार्मूला पूछ लिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है, आप इसको यानी 11.5 R T/10 के पावर 10.9
या ये ऑप्शन सही है, या सॉरी ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, या डी। तो इसमें बताना है कि जो थॉर्नवेट का जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है सूत्र फार्मूला वो प्रयोग किए थे। अब आप फार्मूला बताइए। तो इनका जो इन्होंने दो सूचकांक का प्रयोग किया था, एक टीई यानी टेम्परेचर इफेक्टिवनेस इंडेक्स, और एक प्रयोग किया था पीई इंडेक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी इंडेक्स क्या था? 11.5 ब्रैकेट आर बाई टी माइनस 10 के पावर 10.9। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका जो है टेम्परेचर इफेक्टिवनेस इंडेक्स क्या था। ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है। अगला है यहाँ पर कुछ जो है कुछ देशों के नाम है, कुछ चक्रवात के नाम, तो आपको बताना किस देश में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। जैसे है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर इंडियन ओशन में है, तो यहाँ पर चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं, यानी साइक्लोन। जापान में चक्रवात को टाइफू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली कहते हैं। और फिलीपींस में चक्रवात का नाम क्या है? बागियो। ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। जैसे आप जो है यूएसए के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर इसको टार्नेडो बोलते हैं। ठीक है, और कैरिबियन समूह में जो है चक्रवात ही बोला जाता है, जो कैरिबियन सागर होता है। तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में, चाइना में उसको क्या बोला जाता है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2431। 2431 यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है, यहाँ पर कथन और कारण दिया है, आपको बताना है कि व्याख्या कर रहा है या नहीं। कह रहा है कि जो ढीली रेतीली मिट्टी होती है, जो सैंडी सॉइल होती है, वो दिन के समय में तीव्रता के साथ गर्म हो जाती है। तो ये क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि जो सैंडी सॉइल होती है वो दिन में बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाती है। कारण कह रहा है कि वायु ऊष्मा की अधिक कुचालक है। तो ये भी बात क्या है? सही है कि जो वायु होती है वो ज़्यादा हीट ट्रांसफर नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो है क्या है? बैड कंडक्टर है, किस इंसुलेटर है एक तरफ से देखा जाए, किसका? टेम्परेचर का। अब प्रश्न कीजिए कि दिन में ढीली जो मिट्टी होती है वो ज्यादा गर्म क्यों हो जाती है? क्या कारण वायु ऊष्मा की कुचालक के कारण होती है? नहीं, अगर कुचालक होती तो वो गर्म ही नहीं होती। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को लिए इसको जो है जानना भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि जब किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार के लाभ के लिए किसी विशेष उप जनसंख्या की शक्ति के नुकसान को रोकने या सुनिश्चित करने के लिए जिलों की सीमाओं को फिर से तैयार किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निर्वाचक मंडल, पुनर्विभाजन, पुनर्वितरण, या अनुचित लाभ की नियत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, जिसको एक शब्द में कहा जाता है गैरी मेंडरिंग। यानी ये कह रहा है कि जब कोई विशेष पार्टी का उम्मीदवार है, उसको जो है लाभ पहुंचाने के लिए, होता है ना, आपने सुना होगा कि परसीमन हो रहा है, यानी जो है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस क्षेत्र को जो है किसी दूसरे क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, कुछ जनसंख्या को, या कुछ जनसंख्या को क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ कोई पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन है। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन है, और यहाँ कोई जनसंख्या है, यहाँ पर 700 पॉपुलेशन है। ठीक है, क्या है? 700 पॉपुलेशन है। तो मान लीजिए कि जो है इस ये दोनों रीजन आसपास हैं, यहाँ कोई उम्मीदवार है, यहाँ कोई क्या है? एक उम्मीदवार है। तो ये क्या करता है कि जब ये चुनाव लड़ता है तो यहाँ पर उसको लगभग 100 मतों से हार मिलती है। कारण क्या है कि जो इसके आदमी है 100, वो इस वाले एरिया में, इस निर्वाचन वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो अब वो भविष्य में क्या करता है कि जब वो ये बहाना मारकर कि यहाँ का जब पॉपुलेशन लगातार बढ़ गया है, इसलिए जो यहाँ के जो 100 पीपल के घर हैं उसको इसमें शामिल कर दिया जाए, ताकि यहाँ ये 800 हो जाए और इसका भी भार कम हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो ये तो दिखाता है कि जो है ये हमने क्या किया है कि जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि यहाँ की पॉपुलेशन दोनों की जगह पर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाए इसका मेन मोटिव है वो क्या है कि ताकि ये 100 लोग यहाँ आ जाएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? 100 वोट मिलेगा, और जो हम 100 वोट से हार रहे 50 वोट से, वो हम क्या होंगे? अब हारेंगे नहीं बल्कि जीतने लगेंगे। तो ये क्या है? अपने वो गैर अनुचित लाभ के लिए क्या करता है? निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमा है उसको चेंज करा देता है, जिसको एक शब्द में बोलते हैं गैरी मेंडरिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बाद में देखा गया कि जब बहुत सारे जो है जो आपकी जो नेता गणमान्य थे उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी गैरी मेंडरिंग।
अगला है कि एक राज्य जो देश के भीतर स्थानीय सरकार की इकाइयों को विद्युत आवंटित करता है उसे किस नाम से जाना जाएगा? परिसंघ, स्वतंत्र राज्य, संघीय राज्य या एकात्मक राज्य। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर कोई एक कंट्री का जो कोई कंट्री है उसमें जो सबसे सुप्रीम है, यानी जो जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, जो यहाँ पर स्टेट की बात किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो वो क्या करती है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या करती है, बिजली सप्लाई करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, वो एक देखा जाए तो संघीय राज्य यानी फेडरल स्टेट है या यूनियन स्टेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। पहला है कि एच एफ मैकेंडर यानी हेल्फोर्ड मैकेंडर ने 1904 में इतिहास की भौगोलिक धुरी पाइवेट हिस्ट्री ऑफ जो है क्या है कि इतिहास की भौगोलिक धुरी यानी प्राइवेट हिस्ट्री ऑफ जो है ज्योग्राफी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 1904 में जो आपके एच एफ मैकेंडर है, क्या उन्होंने कोई ऐसा पुस्तक लिखा था, ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बात बिल्कुल सही कि 1904 में इन्होंने पाइवेट जो है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी नाम का एक पुस्तक लिखा, यानी एक पेपर लिखा, और उसी में जो है इन्होंने जो है जो हृदय स्थल का संकल्पना दिया था, इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दिया था, उसका प्रतिपादन किया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि 20वीं सदी के शुरुआत में वैश्विक शक्ति के भविष्य के बारे में इन्होंने बहस छेड़ दिया था। तो ये भी बात सही है, इन्होंने ये बताया था कि जो जो है एक ऐसे रीजन को इन्होंने धुरी क्षेत्र बताया कि जो चारों तरफ नदियों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वो अभिजित अभिजित क्षेत्र है, यानी उसको कोई विजित नहीं कर सकता है, जीत नहीं सकता है, क्योंकि 1904 तक जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था उसमें इतना मिसाइल का और इतने एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि यूरेशिया विश्वद्वीप का गढ़ है, यानी यूरेशिया को इन्होंने क्या बताया था कि जो वर्ल्ड आइलैंड है उसका मेन रीजन आपका क्या है, यूरेशिया, जिसको इन्होंने क्या बोला था, हार्टलैंड बोला था। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी 1 2 3 और तीनों क्या है, मैकेंडरी के बारे में राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाएं सेमिटो हेमेटिक फैमिली से संबंधित है? यानी भाषाओं की बहुत सारी फैमिली है, इंडिया में भी आपको याद होना चाहिए, ये तो वर्ल्ड लेवल पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो सेमिटो हेमेटिक परिवार से संबंध रखती है। ऑप्शन है यहूदी यानी ज्यूज, फ्रेंच, चीनी या रूसी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका यहूदी, यानी ज्यूज जो है ये सेमिटो हेमेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक तरफ मिनरल्स दिया हुआ, दूसरा देश दिया है, आपको क्या कराना है, मैच कराना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके मैच कराते हैं। पहला है कापर, तो कापर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जाम्बिया हो गया, चिली हो गया, और या ऐसा कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तेल, तेल तो आपको पता है सऊदी अरब में सबसे ज्यादा होगा। लकड़ी, लकड़ी ब्राजील, कौन भूल सकता है, यहाँ सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और जो कोको है वो आइबेरी कोस्ट में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी सी इज द राइट आंसर। ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है पुनः एक जो है मैच द फॉलोइंग कराना है। तो आइए एक एक करके हम लोग मिलाते हैं। इधर जर्मनी, यूएसए, जापान, कनाडा, मछली, न्यूजीलैंड, कपास, चुकंदर। तो जर्मनी में सबसे ज्यादा क्या होता है, जर्मनी में होता है चुकंदर। यूएसए में सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास। जापान में सबसे ज्यादा क्या पकड़ी जाती है, मछली। और कनाडा में क्या है, न्यूज प्रिंट। ठीक है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ पे है भाई, देखा जाए तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। पहला का 4 हो गया, और 3 हो गया, सी का 1 हो गया, और डी का 2, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है आपका, बिल्कुल राइट है। अगला है कि कम से कम लागत यानी न्यूनतम लागत सिद्धांत की परिवहन लागत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है? ठीक है, ऑप्शन है कच्चे माल का संग्रह और तैयार उत्पादों का वितरण, यानी जो आपको ये अगर सामान बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगना है, तो रॉ मटेरियल आप इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए जो आपका जो कॉस्ट लगेगा, और उसके बाद उसको जब तैयार कर लेंगे मार्केट में बेचेंगे जो उसका वितरण है। माल का केवल निर्माण यानी आप केवल रॉ मटेरियल बना रहे हैं, बाजार की उपलब्धता या स्थान की स्थिति। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम लागत सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो कच्चे माल जो है रॉ मटेरियल होता है उसका आप जो है कैसे उसको इकट्ठा करेंगे, और जो उत्पादन आपका होगा उसको कैसे आप बेचेंगे, यही क्या है कि न्यूनतम लागत का सबसे अच्छा क्या है, महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने
लाभप्रदता मॉडल के लिए स्थानिक मार्जिन का प्रस्ताव रखा। यानी कौन से ऐसे जो है ज्योग्राफर हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं दोनों ये पूछे गए हैं आपके जो है लोकलाइजेशन फैक्टर से, ठीक है। जैसे बेबर की बात किया गया है, लॉस की, हुबर रिजार्ड की बात किया गया है, स्मिथ की बात किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जो है एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम था लाभप्रदता मॉडल, और उसमें उन्होंने स्थानिक यानी स्पेशियल मार्जिन का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन है लॉस, फ्रीडमैन, स्मिथ, जॉनसन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है स्मिथ। स्मिथ ने क्या किया था कि जो कुल लागत है और जो कुल आय है, आपको जो प्राप्ति हो रही है, ठीक है, कुल जो आपको प्राप्ति हो रही है, इसी का जो अंतर है उसका नाम दिया था इन्होंने स्पेशियल मार्जिन, ठीक है। इन्होंने बताया था कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको क्या होने वाला है? लाभ, यानी आपकी लागत कम हो जाए और इनकम आपको ज्यादा मिल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ इज द राइट आंसर। अगला है कि जो झूम कृषि है, ठीक है, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या है? झूम एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है जो कि किसके द्वारा की जाती है? जनजातियों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो झूम कृषि क्या होती है? ऑप्शन पहला है कि ये परिष्कृत मशीनरी का उपयोग करता है, यानी जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री बेस्ड आपका एग्रीकल्चर है, यहाँ पर उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये जुताई या भूमि परती को छोड़ने के माध्यम से खराब मिट्टी का उपयोग या पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी। सी क्या क्यों आंसर है? क्योंकि ये जो है पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है जिसमें जंगलों को जला दिया जाता है। जब 2-3 साल उसकी जो है खेती की जाती है, जब उसकी उर्वरा शक्ति मिट्टी की जो है खत्म हो जाती है तो उसको परती छोड़ दिया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। 2-3 साल बाद क्या होता है कि फिर वहां पर जंगलों को काट कर जलाते हैं और खेती करते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे ये अपना प्रोसेस जारी रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हरित क्रांति एक तकनीकी पैकेज है जो, यानी हरित क्रांति के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है अधिक उपज देने वाली किस्म यानी HYB, हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया जाना, भूमि सुधार यानी लैंड जो है सुधार किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई गई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। तो आपको बताना है कि जो आपका हरित क्रांति है उसके बारे में क्या सही है। तो हरित क्रांति के बारे में पहला ऑप्शन क्या है कि HYB यानी हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया, ये बात सही है। भूमि सुधार जैसे कोई कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं था। सुनिश्चित सिंचाई, हाँ, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई गई और रासायनिक खादों का उपयोग तेजी के साथ किया गया। तो 1, 3 एंड 4 यानी सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको दिया गया है जो है कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी में 2 कॉम्प्रीहेंशन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन दिए हैं, हम यहाँ पर पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि इसको आपको क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है पहले देखिए कि इसका जो मूल विषय दिया गया है इस कॉम्प्रीहेंशन का, वो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन पे दिया गया है। अब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों का देश है जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों और कृषि प्रथाओं का भी श्रृंखला है। देश को मोटे तौर पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की पर्यावरणीय परिस्थितियां, फसल पैटर्न, कृषि प्रथाओं का अनूठा सेट है। तो अब इसका मेन मोटो पता चल गया आपको कि एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र उसके बारे में है। तो इसमें जितने भी कीवर्ड है उसको अपने जो है पेपर में नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ क्या बात कर रहा है। जैसे हिमालय रीजन में क्या है, सारे आप आसानी से क्या करेंगे? पढ़ते जाइए, ठीक है। दक्कन पठारी क्षेत्र में क्या बात कर रहा है, तमिलनाडु में क्या बात कर रहा है, गुजरात में क्या बात कर रहा है, इसको आप पॉइंट पॉइंट में नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि आगे इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी और जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं में प्रगति उत्पत्ति सुधार करने के लिए इन विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन करने हैं, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि जैसे अभी ये मेरे सामने जब ये आया जब मैंने जो इसको बनाते समय, तो केवल दिमाग में अगर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन था, तुरंत दिमाग में चला गया कि यहाँ 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, किसने डिवाइड किया। हो सकता है कि क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा गया हो। आपको ये भी हो सकता है कि आप तुरंत क्वेश्चन पहले देखिए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर बहुत आसानी से आप बता ले जाएंगे कि भारत में कौन सा ऐसा कृषि जलवायु क्षेत्र है जहाँ पर बागवानी फसलें जैसे सेब, नाशपाती, चेरी उत्पादन के लिए किया जाता है। तो गंगा का मैदान, जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल, यहाँ पर ये जो है सेब जैसा कोई जो है फसल नहीं उगाई जाती है। दक्कन के पठार यानी पठारी जमीन भी नहीं उगाई जाती है, तटीय क्षेत्रों में भी नहीं उगाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत में कौन सा जलवायु कृषि क्षेत्र जो है पंजाब से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आप बिल्कुल फर हैं, कौन सा मैदान हो जाएगा? गंगा का मैदान, यही फैला हुआ है।
ठीक है। अगला है भारत में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र बाजरा, तिलहन, कपास उत्पादन करता है? तो ये सारे सारे की चीजें कहाँ उगाई जाती हैं? दक्कन के पठारी रीजन में। हम आपको आंसर आसानी से बताते चल रहे हैं, आप जो है अच्छे से पढ़कर इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र चावल, गन्ना और काजू का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, जो है लास्ट में जो स्टेटमेंट था, इन्हें टेक्नोलॉजी में चेंज, इन्हें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को क्या कर सकेंगे? ढाल सकेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 96 से 100 के बीच में है। ये आपको पूरा का पूरा क्या करना है? पढ़ना है। और उसके बाद में क्या करना है? यहाँ ये भी पढ़ना है। उसके बाद में ये क्या है? क्वेश्चन आपको लगाने हैं। इसके आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसके आंसर आपको हम जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। उसके लिए पहले क्या करना है आपको? अपना जो है 5 क्वेश्चन हमने बता दिया, 5 क्वेश्चन आपको जो है आंसर अच्छे से जो है निकालना है पढ़ के। आपको देखना चाहिए कि जो है आप कितना क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ 97, 98, 99 और ये 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। आपको जो है इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसका जो आंसर आपको जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देख सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको जो है जब तक आप अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, आप रूम पे बैठकर जो है जब तक यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि इस पैसेज को सॉल्व नहीं करेंगे जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके एग्जाम में। क्योंकि स्टूडेंट क्या सोचता है कि जो है एग्जाम में जैसे आएगा हम आसानी से इसको कर लेंगे, लेकिन अगर आप जब पैसे रूम पे सॉल्व करते हैं तो आपको गलतियां पता चलती हैं कि आप गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ रूम पे इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है। 50 क्वेश्चन इसके पहले मैंने कराया था, 50 आज कराया था। ये 100 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हूबहू आपकी जो एग्जाम पैटर्न पे बनाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर जो है यहाँ पर कमी है, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जाए या घटाया जाए। ठीक है, तो जो भी कमियां हैं या जो भी अच्छाइयां आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको ये बता पाएगा कि जो भी हमारा मैसेज आप तक डिलीवर हो रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग एक नई जोश नई उम्मीद के साथ। ठीक है, अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।